उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे रामपुर में मौसम अचानक करवट बदल चुका था। बारिश की बूंदें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट और तेज हवाओं से ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी किसी गम में रो रहा हो। झोपड़ पट्टी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में हरी, उसकी पत्नी राधा और 8 साल की बेटी मुनिया रहते थे। अरे राधा, इस बार की बारिश तो कुछ ज्यादा ही बेरहम निकली। देखो ना, फिर से छत टपकने लगी है। अब खाट भीग गई तो हम कहाँ सोएंगे? हाँ जी, मुनिया भी बार बार खांस रही है। एक ओर छत से पानी टपक रहा है, दूसरी ओर खिड़कियां टूटी हैं। हवा सीधी अंदर आ रही है। कुछ कीजिए ना। ठीक है, मैं सुबह मालिक के बंगले पर जाकर मदद मांगूंगा। अगर वो कुछ उधार दे दे तो छत की मरम्मत करवा लूंगा। अगले दिन सुबह हरी अपने मालिक के बंगले पर पहुंचता है। मालिक बरामदे में कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था और नौकर को डांट रहा था। मालिक को दूसरे नौकर को डरता देख हरी सोच में पड़ जाता है। मालिक अभी बहुत गुस्से में है। अभी पैसे मांगू या नहीं? कहीं ये मुझ पर भी गुस्सा ना हो जाए। और तभी अब क्या चाहिए हरी? मालिक, पिछले 3 दिन से झोपड़ी में पानी भर रहा है। मुनिया को बुखार भी चढ़ गया है। छत और खिड़कियां टूट चुकी हैं। अगर कुछ पैसे उधार मिल जाए तो मैं मरम्मत करवा लूंगा और धीरे धीरे मेहनत से चुका दूंगा। उधार? तूने क्या चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है? पहले ही ज्यादा एहसान कर दिए तुझ पर। और सुन, अब तू काम पे मत आना। तुम जैसे लोग बरसात के कीड़े हैं, जितने कम हो उतना अच्छा। हरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बिजली जोर जोर से कड़कने लगती है। मालिक, कम से कम नौकरी तो मत छीनिए। हरी की पुकारें बारिश की आवाज में डूब जाती हैं। हरी पूरा दिन बारिश में इधर उधर भटकता है। लोगों से काम के लिए बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिलता। शाम तक वह वापस झोपड़ी लौटता है तो देखता है कि अंदर तक पानी भर चुका है। गुड़िया तेज बुखार में कांप रही थी। आप कहाँ रह गए थे? गुड़िया की हालत तो देखो, बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ राधा, मुनिया को बुखार तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे मालिक ने काम से निकाल दिया और मेरी कोई मदद भी की। काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, इसलिए आने में देर हो गई। जी, आप अपनी बहन सुमित्रा दीदी से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं मांग लेते? वो आपकी बहन है, आपकी जरूर मदद करेगी। फिर पैसे आने पर हम लोग उन्हें लौटा देंगे। तुम ठीक कहती हो राधा। मैं अभी सुमित्रा दीदी के घर जाता हूं और कुछ पैसे उधार लेकर मुनिया के लिए दवा लेकर आता हूं। तब तक तुम मुनिया का ख्याल रखना। हरी की एक बहन थी, सुमित्रा, जो उसी गांव में रहती थी और बहुत अमीर थी। बारिश में भीगते हुए, कांपते बदन और सूजी हुई आंखों के साथ हरी अपनी बहन सुमित्रा के घर पहुंचा। सुमित्रा दीदी, ओ सुमित्रा दीदी। सुमित्रा, जरा दरवाजा खोलो। देखो जरा कौन है। हरी, तुम इतनी बारिश में यहाँ? क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना? दीदी, दरअसल मेरी मुनिया की तबीयत बहुत खराब है। तुम कुछ पैसे मुझे उधार में दे दो। काम मिलते ही मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। हाँ हरी, तू रुक, मैं तेरे जीजा जी से बात करती हूँ। सुमित्रा अंदर अपने पति के पास जाती हैं। इतनी बारिश में कौन आया है सुमित्रा? दरअसल हरी आया है, उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, तो उसे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप थोड़े पैसे उसे दे देते तो वो मुनिया के लिए दवा ले आता। तुम्हारा भाई तो हर 4 दिन के बाद कुछ मांगने आ जाता है। उसे जरा भी शर्म नहीं आती क्या? इतना गिर गया है कि अब अपनी बेटी का बहाना बना रहा। ये क्या बोल रहे हैं आप? पैसे नहीं देने तो मत दीजिए, लेकिन ऐसी बात तो मत बोलिए। बाहर खड़ा हरी उन दोनों की बात सुन लेता है
और बिना बहन से मिले चुपचाप वहां से निकल जाता है। हरी दिल में दर्द और आंखों में आंसू लिए घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मंदिर मिला। ये कैसी परीक्षा ले रहे हो भगवान? घर में खाने को अनाज नहीं, रहने को ढंग का घर नहीं, बेटी बीमार और एक रिश्तेदार भी मुसीबत में साथ नहीं देते। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने राधा से कहा था कि मैं दवा लेकर आऊंगा। अब मैं उसे क्या जवाब दूं? सब बातें हरी अपने आप से कर रहा था। तभी मंदिर में एक साधु बाबा हरी की सारी बात को सुन रहे थे। वह हरी के पास आए और बोले, बेटा, अपनी आंसू पूछो। मैं तुम्हारी सारी बातों को सुन लिया हूं। जब मुसीबत आता है तो कोई साथ नहीं देता है। चिंता मत करो। तुम इस मंदिर में आए हो तो खाली हाथ लौटकर नहीं जाओगे। ये 2 सोने के सिक्के रख लो। अपनी बेटी का इलाज करवा लेना और कुछ पैसे व्यापार में लगा देना। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका उपकार कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। अच्छा, ठीक है, जाओ, अब अपने घर जाओ। तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे बीवी इंतजार कर रहे हैं। वह 2 सोने के सिक्कों को लेकर हरी बहुत खुश हो जाता है और अपनी बेटी की दवा लेकर घर को लौटता है और सारी कहानी अपनी पत्नी राधा को बताता है। वो साधु बाबा तो जैसे हमारे लिए भगवान बनकर आए थे। जब अपना साया भी साथ छोड़ देता है, तब कोई अजनबी इस तरह मदद करे, ये चमत्कार ही तो है। सच कहा तुमने। खैर, अब इन सोने के सिक्कों से सबसे पहले घर की मरम्मत कराते हैं, फिर कोई व्यापार शुरू करूंगा। अब बस मेहनत करनी है। उस रात दोनों पति पत्नी चैन की नींद सोते हैं। अगली सुबह बारिश भी थम जाती है। हरी ने पहले अपने जर्जर घर की मरम्मत करवाई। राधा, मैं सोच रहा हूं कि व्यापार करने से अच्छा है कि मैं थोड़ी सी जमीन ले लूं और उसी में बहुत मेहनत करके फसल उगाऊं। तुम क्या बोल कहती हो? ये तो आपने अच्छा सोचा है। गांव में एक जमीन हो जाएगी तो बुरे समय में वो हमारा सहारा बनेगा। ठीक है, मैं अभी गांव के साहूकार से जमीन खरीद लेता हूं। लेकिन राधा, ये साधु वाली बात तुम कभी किसी को नहीं बताना। हरी गांव के साहूकार से थोड़ा जमीन खरीद लेता है और उसमें खेती करना शुरू करता है। हरी बहुत ही मेहनती इंसान था और उसकी मेहनत कुछ ही दिनों में दिखने लगती है और उसके खेत में फसल लहलहाने लगते हैं। अब हरी को किसी भी चीज की कमी नहीं होती। हरी की तरक्की गांव के लोगों को चुभने लगती है। कल तक ये हरी सबसे पैसे मांगता फिरता था। पता नहीं कौन सी लॉटरी लगी कि इसकी किस्मत ही बदल गई। जब ये बात सुमित्रा के पति को पता चलती है। देखा, बोला था ना, तुम्हारा भाई सिर्फ झूठ की गरीबी दिखाता था। आज देखो, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, तो भगवान के घर देर है अंधेरे नहीं। वह भी सभी के आंसू की कीमत चुकता है और कहते हैं न कब किसकी किस्मत बदल जाए कोई नहीं जानता। लेकिन मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। मैं पता लगा के रहूंगा कि आखिरकार उसकी किस्मत बदली कैसे, और इसके लिए मुझे सुमित्रा को उसके घर चलने के लिए मनाना होगा। सुमित्रा, चलो हरी की बेटी मुनिया से मिलकर आते हैं। उसने बताया था ना कि उसकी बेटी की तबीयत खराब थी। क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? जब उसकी बेटी की तबीयत खराब थी तब तो तुमने उसे शर्मिंदा करके भगा दिया, और अब उसके अच्छे दिन आ गए तो उससे मिलने जाओगे। मुझे तो उससे आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं। तुम ही जाओ। लगता है ये तो नहीं मानेगी। मुझे ही कुछ करना होगा। सुमित्रा के पति मोहन को किसी भी तरह ये पता लगाना था कि आखिरकार हरी की किस्मत बदली कैसे। इसलिए वो सुबह होते ही हरी के मालिक राजाराम के घर जाता है। अरे मोहन, तुम आज इधर कैसे? बस आपका हालचाल लेने आ गया सेठ। वैसे मुझे आपसे ये जानना था कि आखिर आपने हरी को कितने पैसे दे दिए कि उसकी जिंदगी ही बदल गई। आखिर उसने ऐसा कौन सा आपका काम कर दिया? अरे मोहन, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने तो हरी को कोई पैसे नहीं दिए।
और उसे कब का काम से भी निकाल दिया है। वैसे ऐसा क्या कर लिया हरि ने? इसका मतलब कि सेठ जी, आपको कुछ नहीं पता। क्या नहीं पता मोहन? मुझे बताओ। सेठ जी, हरि के दिन बिल्कुल बदल गए हैं। उसने अपना घर पक्का का बनवा लिया, एक बड़ी जमीन लेकर उस पर अच्छी खासी फसल उगा रहा है और शहर के व्यापारियों को फसल बेच रहा। गांव का हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि हरि के हाथ कौन सा खजाना लगा है। ये सब तुम क्या बोल रहे हो मोहन? क्या सच में आपको कुछ नहीं पता? मुझे तो लगा कि शायद आपने उसकी इतनी मदद की है, इसलिए मैं आपके पास आया। तुम चिंता मत करो मोहन, मैं पता लगवाता हूं कि आखिर हरि के हाथ कौन सा खजाना लगा है। हरि का एक मित्र जो सेठ के घर ही काम करता था, उसने हरि के जीजा और सेठ की सारी बात सुन ली और जाकर हरि को सारी बात बता दी। हरि मेहनती के साथ साथ बहुत चतुर भी था। उसने तुरंत अपने दिमाग में एक योजना बना ली। दूसरे दिन वह अपनी बहन सुमित्रा के घर पहुंच गया। सुमित्रा दीदी। अरे हरि, मेरे भाई, तुम यहाँ? क्या दीदी, तुम्हें मेरी कभी याद नहीं आती क्या? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। बस तुझसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अरे दीदी, तुम वो क्या पुरानी बातें लेकर बैठी हो? सुमित्रा का पति दूसरे कमरे से उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था और हरि उससे सुनाते हुए बोलता है। वो सब छोड़ो दीदी, तुम्हें मैं ये बताने आया हूं कि मेरी तो किस्मत ही बदल गई है। हाँ भाई, मैंने सुना कि अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है, और मैं तो भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे भाई को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा। दीदी, तुम ये नहीं पूछोगी कि आखिर मेरी किस्मत बदली कैसे? चलो, मैं ही बता देता हूं दीदी। दरअसल मेरे हाथ सोने के सिक्कों से भरे 2 मटके लगे हैं। ये तू क्या बोल रहा है हरि? हाँ दीदी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। दरअसल दीदी, जब मैं उस बरसात की रात तुम्हारे घर से बड़ा हताश होकर जा रहा था, तो मुझे खेत में 2 सोने के सिक्के गिरे हुए दिखे। और जब मैं सिक्कों को उठाने के लिए नीचे झुका, तो मुझे मिट्टी में कुछ और दिखा। फिर जब मैंने थोड़ा मिट्टी खोदा, तो मुझे सिक्कों से भरे 2 मटके दिखे। मैं मटकों को निकालने ही वाला था कि उस जमीन का मालिक वहां आ गया और मैंने जल्दी से मटकों को फिर से मिट्टी में छुपा दिया और 2 सिक्कों को लेकर घर चला गया और पहले उन सिक्कों को बेचकर मुनिया की दवाइयां लाई और अपना घर पक्का का बनवाया। और उन मटकों का क्या हरि, जो उस खेत में थे? क्या तुमसे पहले वो मटके किसी को नहीं दिखे? दीदी, दरअसल वो एक बंजर जमीन थी, इसलिए उसका मालिक वहां कोई खेती नहीं करता था। और 3-4 दिन की बारिश में मिट्टी पूरी तरह से गीली हो गई थी, इसलिए मुझे दिख गई। और दीदी, इसलिए मैंने साहूकार से उसी खेत को खरीद लिया और अब मुझे जब भी पैसों की जरूरत होती है, मैं उसमें से सिक्के निकाल लेता हूं। तो हरि, तू पूरा मटका ही निकाल ले, उससे वहां क्यों छोड़ रखा है भाई? अरे दीदी, घर पर रखूंगा तो सभी को पता चल जाएगा ना, और खेत में वो सिक्के बिल्कुल सुरक्षित हैं। हरि ये सारी मंगठित बातें अपने जीजा को सुनाने के लिए बोल रहा था। ठीक है दीदी, अब मैं चलता हूं। और हाँ दीदी, तुम ये सारी बातें किसी को नहीं बताना। तुम मेरी अपनी हो, इसलिए तुम्हें ये सारी बातें बता दी मैंने। हाँ हरि, तू बेफिक्र होकर जा, मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगी। हरि वहां से निकल जाता है और हरि के निकलते ही मोहन सेठ के घर पहुंच जाता है और सेठ को सारी बातें बताता है। मोहन, क्या तुम ये सारी बातें सच बोल रहे हो? मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। सेठ जी, मैंने ये सारी बातें खुद सुनी हैं जब हरि मेरी पत्नी सुमित्रा को ये सब बता रहा था। तो फिर चलो हरि की खेत पर चलकर खुदवाई करवा कर देखते हैं। सेठ जी, आप भी ना। भला आप कैसे हरि की खेत को खुदवा सकते हो अगर हरि ने पंचायत में शिकायत कर दी तो? तो फिर क्या करे मोहन? सेठ जी, आप एक काम कीजिए, आप आज ही हरि की खेत खरीद लीजिए, फिर खेत खुदवा सकते हैं और खेत के साथ साथ सिक्कों से भरे दोनों मटके भी आपके हो जाएंगे। लेकिन क्या हरि वो खेत मुझे बेचने के लिए मानेगा? हाँ सेठ जी, बस आप उसे कुछ पैसों की लालच देना, वो जरूर राजी हो जाएगा। सेठ और मोहन दोनों हरि के खेत पर पहुंच जाते हैं। अरे सेठ जी, आप यहाँ, और मोहन जीजा आप भी, क्या बात है? अरे मोहन,
दरअसल मैं और सेठ जी उस बरसात की रात तुम्हारी मदद नहीं कर पाए थे ना, तो हमें उस बात का पछतावा है और इसलिए हम तुम्हारी कुछ मदद के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन अब मेरे हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। सेठ जी, अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए मुझे कोई मदद नहीं चाहिए और आप दोनों उस दिन की बात भूल जाइए। नहीं हरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं और इसीलिए मैं तुम्हारी ये जमीन खरीदना चाहता हूं। सेठ जी, भला आप ये क्या बोल रहे? आप ये जमीन ले लेंगे तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? अरे हरी, मैं ये तुम्हारी खेत कोई मुफ्त में थोड़े ना ले रहा हूं। मैं इसके बदले तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। लेकिन सेठ जी, मैं ये खेत नहीं बेचना चाहता। अच्छा, हरी चल, 2 लाख लेकर अब खेत मेरे नाम कर दे और ऐश की जिंदगी जी। लेकिन सेठ जी, भला आप इस छोटी सी जमीन के बदले मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? अरे हरी, अभी तो सेठ जी ने बताया ना कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारी जमीन खरीद रहे। ठीक है, जब आप लोग इतना बोल रहे हैं तो आप ये खेत ले लीजिए, मैं कोई और जमीन खरीद लूंगा। सेठ उसी वक्त हरि को पूरे 2 लाख रुपए दे देता है और हरि की खेत ले लेता है। हरि सेठ से पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। सेठ और मोहन हरि के जाते ही खेत को खोदने में लग जाते हैं। सुबह से शाम तक दोनों मिलकर पूरा खेत खोद डालते हैं, लेकिन कोई मटका नहीं मिलता है और सेठ पूरे गुस्से में मोहन से बोलता है। मोहन, यहां तो कोई मटका नहीं है। सेठ जी, हरी ने तो बोला था कि वो मटके अब भी इसी खेत में हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मटके हैं कहां। लेकिन मुझे सब समझ में आ गया है कि तुम दोनों जीजा साला ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सेठ जी, आप गलत समझ रहे, मैंने कुछ नहीं किया है। मोहन, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर कल सुबह तक तुम मुझे मेरे पूरे 2 लाख नहीं लौटा देते, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन सेठ जी, भला मैं इतने रुपए कहां से लाऊंगा? सेठ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो कल सुबह तक तुम अपना घर खाली कर देना, नहीं तो मैं कितना खतरनाक इंसान हूं, ये तो तुम जानते ही होगे। लेकिन सेठ जी, मेरी बात तो सुनिए। बड़े दुखी मन से मोहन अपने घर आता है। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? सुमित्रा, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। कैसी मुसीबत? मोहन सुमित्रा को सारी बात बताता है। मुझे तो पता ही था कि तुम्हारी लालच हमें ये दिन तो दिखाएगी ही, लेकिन ये बताओ कि कल से हम कहाँ रहेंगे? सुमित्रा, मुझे माफ कर दो। मेरे लालच ने मुझे इतना गिरा दिया कि मैंने अपनों के साथ ही बुरा करना चाहा और खुद मुसीबत में फंस गया। सुमित्रा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। मैं जानता हूं कि सेठ बहुत ही खतरनाक इंसान है। अगर हम घर खाली नहीं करेंगे तो वो हमें जान से भी मरवा सकता है। तुम परेशान मत हो और मेरे साथ चलो। सुमित्रा और मोहन उसी रात हरि के घर के लिए निकलते हैं और तभी जोर की बारिश होने लगती है। हरी, ओ भाई हरी। अरे सुमित्रा दीदी, तुम इतनी रात को यहाँ, अंदर आओ दीदी। भाई मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब तू ही हमें बचा सकता है। मोहन भी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होता है और हरि से माफी मांगता है। हरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। लेकिन दीदी, तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? आखिर बात क्या है? सुमित्रा हरि को सेठ और मोहन की सारी बातें बताती है। मेरी बात तो सुनिए। भाई, सुबह तक अगर हम सेठ के पैसे नहीं लौटते तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेगा। दीदी, तुम घबराओ मत, मैं कल सुबह ही सेठ को सारे पैसे लौटा दूंगा। भाई, यही होती है, जिंदगी कब बदल जाए कोई नहीं जानता। एक बरसात की रात तू हमारे दरवाजे पर आया था, लेकिन हमने तुम्हारी मदद नहीं की थी, और एक बरसात की रात हम तेरे दरवाजे पर मदद के लिए आए और तू बिना कुछ सोचे समझे हमारी मदद के लिए तैयार हो गया। यही फर्क होता है एक गरीब और अमीर में।
अगली सुबह हरि और मोहन पैसे लेकर सेठ के घर पहुंचते हैं और उसके सारे पैसे उसे वापस कर देते हैं। सेठ जी, ये लीजिए आपके पूरे 2 लाख रुपए। और अब मोहन जीजाजी को छोड़ दीजिए। लेकिन हरि, तू क्यों पैसे लौटा रहा? मोहन तो तेरे साथ कितना गलत करना चाहता था और तू उसकी मदद कर रहा। सेठ जी, मोहन जीजाजी को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। सच में हरि, तू एक मेहनती ही नहीं बल्कि एक नेक इंसान भी है। इसीलिए मैं तेरी जमीन तुझे वापस करता हूं। या आज से वो खेत फिर से तुम्हारी। क्या आप सच बोल रहे सेठ जी? हाँ हरि, और जब कभी भी कोई जरूरत हो मेरे पास आ जाना। हरि और मोहन खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाते और तभी जोर की बारिश होने लगती है। मोहन जीजाजी, एक वो बरसात की रात थी जिस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था, और एक आज की बरसात है जिसे देख मैं बहुत खुश हूं। हाँ हरि, ये सब बस समय का फर्क है। जब दिन अच्छे नहीं होते तो कुछ अच्छा नहीं लगता, और जब दिन अच्छे होते हैं सब कुछ अच्छा लगता है। नारायणपुर नाम के छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी, सुमित्रा। उसके 2 बेटे थे, मनोहर और रवि। दोनों ही शहर में काम करते थे। सुमित्रा की 2 बहुएं भी थीं, बड़ी बहू सोनाली और छोटी बहू आरती। एक दिन सुमित्रा आंगन में बैठी चूल्हा जला रही थी। सोनाली पास में बैठी आटा गूंद रही थी। अरे सुनीता, जरा जल्दी जल्दी कर, तेरे हाथ में तो मिठास है। तेरे हाथ की रोटी का तो स्वाद ही कुछ और है। अम्मा, आप भी बस यूं ही मेरी तारीफ करती है। तभी आरती गांव के तालाब से पानी भर कर आती हैं। अरे महारानी आ गई, कहाँ घूम रही थी अब तक? अम्मा, मैं तो तालाब से पानी लाने गई थी। आज पानी कुछ गंदा था पर मैं ले आई। रख दे, और हाँ, चूल्हे के पास मत आना, कहीं सारी सब्जी खराब ना हो जाए। जी अम्मा। आरती चुपचाप मटका रखकर अंदर चली जाती है। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। घर के कोने में आरती चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ में एक पुराना चूड़ी का डिब्बा था। काश अम्मा मुझसे भी वैसे ही बात करती हैं जैसे सोनाली दीदी से करती हैं। मैंने तो कोई गलती भी नहीं की, बस इतना है कि मैंने अपने मन से शादी कर ली। क्या यही मेरी सजा है? शाम का समय। सुमित्रा और सुनीता आंगन में साथ बैठकर चाय पी रही थी। आरती रसोई में बैठी बर्तन धो रही थी। सुनाली, तेरे मायके से कोई चिट्ठी आई क्या? हाँ अम्मा, भैया ने लिखा है कि अगले हफ्ते सावन में सबको घर आना है। अरे वाह, तो चल मैं भी तेरे साथ चलूंगी। बड़े लोग हैं, हमारा खूब आदर सत्कार करेंगे। तभी आरती बाहर आती है और हल्की स्वर में बोलती है, अम्मा, सावन में मैं भी अपने मायके जाना चाहती थी। माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तेरे मायके जाने का वक्त बाद में भी आएगा, पहले घर का काम देख। तेरे भैया भाभी तो वैसे ही गरीब हैं, क्या करेंगे तेरे लिए? कोई फायदा नहीं तेरे वहां जाने का। आरती चुप हो जाती है। रात का समय। आरती अपनी खाट पर लेटी थी पर उसे नींद नहीं आ रही थी। माँ से ही कहती थी, अमीर गरीब का फर्क लोग कभी नहीं भूलते। शायद मुझे चुप रहकर ही ये सब सहना होगा, मगर कब तक? सुबह का समय। आंगन में गाय बंधी थी। बड़ी बहू सोनाली दूध दूहकर रसोई में रख रही थी। अचानक उसका हाथ फिसल जाता है और दूध का बर्तन गिर जाता है और दूध फैल जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अम्मा को पता चला तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। कुछ पल सोचने के बाद उसके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान आ जाती है। क्यों ना ये इल्जाम आरती पर लगा दूं? वैसे भी अम्मा को उस पर भरोसा नहीं, वो मेरी बात झट से मान लेगी।
सोनाली आंगन में आती है। आरती वहीं कपड़े धो रही थी। अरे आरती, आज मेरी कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है, जरा उस कमरे में रखी टोकरियां तो ले आ। अच्छा दीदी, अभी लाती हूँ। आरती अनजान सी होकर रसोई की तरफ चल देती है। जैसे ही आरती रसोई में दाखिल होती है, सोनाली दौड़कर कमरे में जाती है और अम्मा को बुलाती है। अम्मा अम्मा जल्दी चलो, देखो आरती ने क्या कर दिया। दोनों तेजी से रसोई में पहुंचते हैं। आरती टोकरियां उठाए खड़ी थी और दूध जमीन पर फैला हुआ था। ये देख बुढ़िया गुस्से से लाल हो जाती है। ये क्या है आरती, इतना सारा दूध गिरा दिया। अरे कलंकनी, कभी कुछ अच्छा भी करेगी तो। नहीं अम्मा, मैं तो अभी अभी आई हूँ, ये दूध पहले से गिरा हुआ था। अरे ये झूठ बोल रही है, मैंने खुद देखा, ये बर्तन को टक्कर मार गई और अब बातें बना रही है। नहीं दीदी, मैं कसम खाती हूँ, ये दूध मैंने नहीं गिराया। बस ज्यादा जुबान मत चला, तूने गलती की है और अब इसकी सजा तुझे मिलेगी। आज घर का सारा काम तू ही करेगी, और हाँ, आज जंगल से लकड़ी भी तू ही लाएगी। जी, मैं कर लूंगी। वो चुपचाप रसोई से निकल जाती है। उसके हाथ कांप रहे थे, पर चेहरे पर बेबसी थी। वो आंगन में आकर कपड़े धोने लगती है। जो गलती मैंने की ही नहीं, उसका बोझ भी मुझे ही उठाना होगा। ये दुनिया कभी सच का साथ क्यों नहीं देती। इस प्रकार सुबह से आरती बिना रुके काम कर रही थी। घर बहारना, पानी भरना, जानवरों को चारा डालना, सब कुछ उसके हिस्से में आ गया था। बर्तन मांजने के बाद वो रसोई में जाती है। एक झोले में कुछ रोटियां और थोड़ी सब्जी रखती है। जंगल तक का रास्ता लंबा है, वापस आने में देर हो जाएगी, यही रास्ते में खा लूंगी। वो चुपचाप हाथ में झोला और कंधे पर कुल्हाड़ी डालकर लकड़ी लेने निकल पड़ती है। आरती के जाते ही आंगन में सुमित्रा और सोनाली साथ बैठ जाती हैं। दोनों धीमे स्वर में बातें कर रही थी। अम्मा, एक बात कहूँ, अगर ये आरती ऐसे ही जिंदा रही तो हमेशा हमें लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। तू कहना क्या चाहती है सोनाली? देखो अम्मा, अभी ये अकेली जंगल गई है, वहाँ रास्ता सुनसान है। भगवान करे इसके साथ कोई हादसा हो जाए और ये जिंदा घर लौटे ही ना। सही कह रही है तू सोनाली, अगर ये मर जाएगी तो मैं शंकर की दूसरी शादी कर दूंगी, किसी अच्छे घर में, और वो भी अच्छे दहेज के साथ। हाँ अम्मा, आज ही मौका है। जंगल के पास जो गहरी खाई है ना, अगर वहाँ धक्का लग जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। सोनाली, वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। समय आने दे, सब हमारे मन मुताबिक होगा। वहीं दूसरी ओर आरती खेतों के रास्ते से जंगल की तरफ जा रही थी। सूरज सिर पर था। काश अम्मा और दीदी मुझे समझ पाती। मैं तो बस इस घर की बहू ही नहीं, उनकी बेटी बनना चाहती हूँ। पर उसे पता नहीं था कि पीछे से उसकी मौत की साजिश रची जा चुकी है। दोपहर का समय, आरती जंगल के भीतर पहुंच चुकी थी। वो कुल्हाड़ी से सूखी लकड़ियां काट रही थी। कई घंटे बीत गए थे। आरती ने लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर बांध लिया था, मगर उसके हाथ कांप रहे थे और पीठ में दर्द हो रहा था। इसके बाद आरती गट्ठर को एक पेड़ के नीचे रखती है, फिर झोला खोलकर 2 रोटियां और सब्जी निकालती है। हे भगवान, ये कैसी किस्मत दी है, अपना घर होते हुए भी अपनेपन से दूर हूँ। वो पहला टुकड़ा तोड़कर खाने ही वाली होती है कि झाड़ियों से एक छोटा सफेद खरगोश बाहर आता है। उसकी आंखों में मासूमियत दिख रही थी। अरे, तू भी भूखा है क्या? आरती अपने हाथ से थोड़ा रोटी का टुकड़ा तोड़कर खरगोश की तरफ डाल देती है। खरगोश जल्दी जल्दी कुतरने लगता है। खा ले, शायद तेरे लिए यही सबसे अच्छा दिन हो। रोटी खाने के बाद खरगोश उछलता कूदता जंगल की झाड़ियों में गायब हो जाता है। उसी समय पगडंडी से एक बूढ़ा आदमी आता है। सिर पर एक पुराना टोकरा रखा था जिसमें कुछ कपड़े रखे थे। बूढ़ा आदमी आरती को इस प्रकार बैठा देखकर रुकता है। बेटी, तू इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही है? काका जी, मैं बस कुछ लकड़ी लेने आई हूँ। पर ये तेरे हाथों में छाले और आंखों के आंसू, ये बता तू किस मुसीबत में है? आरती उसकी ओर देखती है। उसके होंठ कांपते हैं, जैसे वो पहली बार किसी अजनबी से अपना दर्द कहने वाली हो। बाबा, मेरा नाम आरती है।
मैं नारायणपुर गांव की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी सास और जेठानी मुझे अपनाते नहीं। जो गलती मैंने की ही नहीं, उसके लिए मुझे रोज अपमान सहना पड़ता है। आरती टूटे टूटे शब्दों में अपनी पूरी कहानी बता देती है। बेटी, ये दुनिया कभी कभी अच्छे लोगों को ही ज्यादा कसौटी पर परखती है, पर तू चिंता मत कर, तेरा भी समय जरूर आएगा। अनीता बूढ़े की थकी आंखें और दुबला पतला शरीर देखती है। बाबा, अब भूखे लग रहे हैं, मेरे पास थोड़ी रोटियां हैं, आप खा लो। नहीं बेटी, तू खुद के लिए लाई है, तू ही खा ले। बाबा, मैं कई रोटी खा चुकी हूँ और शायद ही आपके लिए ही बच गई थी, कृपया आप इन्हें खा लीजिए। फिर काफी मान मनोवल के बाद बूढ़ा रोटी और थोड़ी सब्जी खा लेता है। रोटी खाने के बाद गंभीर स्वर में बोलता है, बेटी याद रखना, अगर कभी भी कोई मुसीबत आए तो अपने बुजुर्गों और पूर्वजों को याद करना। हमारे पूर्वज बुरे समय में हमारा साथ देते हैं, बस सच्चे दिल से उन्हें पुकारना। बाबा, क्या सच में ऐसा होता है? हाँ, ये वही सच्चाई है बेटी, जो सच्चे मन और विश्वास से जुड़ी हो। धन्यवाद बाबा, आपने जो कहा मैं याद रखूंगी। जाओ बेटी, भगवान तेरा भला करे। आरती जंगल के रास्ते से गांव की ओर चल देती है। बूढ़ा वहीं खड़ा उसे जाता देखता है। उसकी आंखों में कुछ रहस्य छुपा था।